सो स्टूडेंट्स, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर्स विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं कि अगर फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई बराबर एक्स टाइप के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक्स की जगह पे एक्स इंटू वी जैसा कोई फॉर्मेट दिया गया हो, तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। ठीक है, जहाँ पे वी क्या है, ये एक्स का कोई भी दिया गया फंक्शन हो सकता है, मतलब कि साइन एक्स, ई पावर एक्स पावर एम जैसा कोई, या फिर पॉलिनोमियल, ऐसा कोई भी फंक्शन वो हो सकता है। तो फार्मूला को डिराइव करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए हमको लेबनीज थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट हमने लिख दिया है, ये आपको सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन के टॉपिक में मिलता है। तो वो क्या कहता है कि अगर आपको दो फंक्शन u और v दिए गए हैं, ऑब्वियसली दोनों ही x के फंक्शंस हैं, तो उनके प्रोडक्ट का अगर आपको nth डेरिवेटिव निकालना है, तो nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी बराबर आपके पास जो फार्मूला आता है लेबनीज थ्योरम का, वो है कि nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस एन सी वन इंटू एन माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस एन सी टू एन माइनस टूवेथ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डॉट डॉट डॉट, और प्लस लास्ट में u इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ v। ये उसका स्टेटमेंट है, हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग nth डेरिवेटिव निकालने वाले हैं x इंटू यू का। तो इसको यहाँ पे जो u है वो भी x का ही फंक्शन है, तो इसको इस लेबनीज थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो कैपिटल U दिख रहा है वो U के जगह पे है, और जो X दिख रहा है वो V के जगह पे है। अब हम ये फार्मूला अगर अप्लाई करें तो हमको मिलेगा nth डेरिवेटिव ऑफ U का मतलब कैपिटल U इंटू V मतलब X प्लस एन सी वन इंटू एन माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ U का मतलब कैपिटल U इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ V यानी कि X। अब इसके बाद कोई टर्म हमें नहीं लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि x का एक ही बार डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हो जाएगा, तो उससे वन मिल जाएगा। अब इसके बाद दूसरा या तीसरा या जो भी डेरिवेटिव्स निकालेंगे वो सारे के सारे ज़ीरो होने वाले हैं, तो इसलिए ये जो एक्सपेंशन है बस इतने पर ही आके रुक जाएगा। अब इसको हम फिर से अगर थोड़ा अच्छे ढंग से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एन डेरिवेटिव ऑफ x इंटू यू इक्वल्स, यहाँ पे x को पहले लिख दीजिए, तो x इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल U ऑब्वियसली प्लस एन सी वन का मान होता है n, और यहाँ पे हो जाएगा d पावर n माइनस वन ऑफ u, और d ऑफ x का मान वन हो गया। ठीक है, अब इस पूरे चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी पावर n या nth डेरिवेटिव ऑफ x इंटू यू इक्वल्स x इंटू डी पावर n ऑफ u, और प्लस इस पूरे चीज़ को हम लिख सकते हैं डी ऑफ डी पावर n ऑफ u। ठीक है, समझिएगा इस बात को। अगर डी पावर n का d के रिस्पेक्ट में ही हम डिफ्रेंसिएशन करें तो वो कितना हो जाएगा, n डी पावर n माइनस वन ऑफ u। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब तक के हर वीडियो लेक्चर में हमने एक पॉलिनोमियल डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफाइन किया है जिसको फंक्शन ऑफ d बोल रहे हैं, और ये सी एन डी पावर एन प्लस सी एन माइनस वन डी पावर एन माइनस वन प्लस सी एन माइनस टू डी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 सी टू डी स्क्वायर प्लस सी वन डी प्लस सी ज़ीरो, इस टाइप से हमने डिफाइन किया है। तो अब हमारे पास x इंटू यू का जो nth डेरिवेटिव है वो है। ठीक है, तो अगर सेम तरीके से हम n माइनस वनथ डेरिवेटिव निकाल लें इसी x इंटू यू का, तो ये क्या हो जाएगा, इसी सेम पैटर्न पे, सेम फार्मूले पे, ये हो जाएगा x इंटू एन माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डी ऑफ डी पावर n माइनस वन ऑफ u। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे ही ऑपरेटर्स निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम फंक्शन ऑफ d को ऑपरेट करेंगे किस पे, x इंटू यू पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा x इंटू फंक्शन ऑफ d ऑपरेटेड अपॉन बाई u प्लस डी ऑफ फंक्शन ऑफ d होल ऑपरेटेड अपॉन बाई u। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स बना दे रहे हैं ताकि ये क्लियर हो जाए।
तो ये फिलहाल हमारे पास एक आइडेंटिटी आ रही है जिसका हमें आगे यूज़ करना है। अब यहाँ हम कुछ देर के लिए हम मान ले रहे हैं जो फंक्शन ऑफ डी ऑफ यू दिख रहा है इसको कुछ देर के लिए हम वी मान ले रहे हैं। फंक्शन ऑफ डी ऑफ यू बराबर वी मान ले रहे हैं। तो अगर दोनों बगल 1/f(d) ऑपरेट कर दें तो इस बगल हो जाएगा u और इस बगल आ जाएगा 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ v। ठीक है, तो अब इसी फार्मूले में हम ये चीज़ रखने वाले हैं। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ डी ऑफ x इंटू यू इक्वल्स x टाइम्स v, क्योंकि फंक्शन ऑफ डी ऑफ यू को हमने क्या माना है v, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी 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 ऑफ, जहाँ पे फंक्शन ऑफ डी है यहाँ तक तो कोई बदलाव नहीं होगा, ऑफ जहाँ पे u है u की जगह हो जाएगा 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ v। यहाँ भी u की जगह पे हम 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ v अगर लिखें तो हमारे पास मिलेगा फंक्शन ऑफ डी ऑफ x इंटू 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ v इक्वल्स एक्स वी प्लस डी 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 ऑफ फंक्शन ऑफ डी ऑफ 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ v। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, 1/f(d) से दोनों बगल ऑपरेट करने वाले हैं। 1/f(d) से दोनों बगल हम ऑपरेट करने जा रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 1/f(d) से इस बगल ऑपरेट करेंगे तो ये f(d) कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x इंटू 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ v, यहाँ पे हो जाएगा 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ x इंटू v, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे चूंकि फंक्शन ऑफ डी का डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है तो उसको हम लिख सकते हैं f डैश और नीचे अपॉन f(d) है। ठीक है, ये तो खैर इसकी वैल्यू हो गई, लेकिन हमने दोनों बगल 1/फंक्शन ऑफ डी ऑपरेट किया है तो ये भी हो जाएगा 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ, ये जो वैल्यू थी इतना, ऑफ v, जिसको कि हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, अगर हम केवल इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ x इंटू वी इक्वल्स x इंटू 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ v, और ये उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस f डैश डी अपॉन फंक्शन ऑफ डी का स्क्वायर ऑफ v। इसको याद रखने के लिए हम इसको थोड़ा दूसरे ढंग से लिखते हैं जिससे ये रिजल्ट याद रहे। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला आ गया 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ x इंटू वी इक्वल्स x इंटू 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ v प्लस इस पूरे चीज़ को, यानी कि f डैश डी अपॉन एफ डी का होल स्क्वायर, इस पूरे चीज़ को हम लिख सकते हैं डी 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 ऑफ 1/फंक्शन ऑफ डी, और ये पूरा चीज़ ऑपरेट होगा किस पे, x के फंक्शन v पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रिज़ल्ट बनेगा कि 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ x इंटू वी बराबर x इंटू 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ v प्लस डी 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 ऑफ 1/फंक्शन ऑफ डी, और ये पूरी जो चीज़ है ऑपरेट की जाएगी किस पे, v पे। ठीक है, यहाँ भी हम एक ब्रैकेट चाहें तो बना सकते हैं। तो एक चीज़ हम बता दें कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था वो फंक्शन ऑफ डी ऑफ y इक्वल्स x के फॉर्मेट का था, जहाँ पे हमने बोला था कि x का मान x इंटू वी टाइप है, जहाँ v दिया गया कोई फंक्शन है x का। तो अगर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालते हैं तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आता, 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ x, जो कि बराबर हो जाएगा 1/फंक्शन ऑफ डी ऑफ x की जगह पे हमारे पास है x इंटू वी। तो इसके लिए फार्मूला हमने ऊपर डिराइव कर दिया है। तो अब से इस तरीके का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो इस फार्मूले से निकाला जाएगा और हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ये बात हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको ये फार्मूला याद रखना है।
तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन, डी स्क्वायर प्लस 9 ऑफ वाई इक्वल्स एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स मतलब एक्स इंटू वी, यहाँ हम लिख दे रहे हैं एक्स इंटू वी, इसका मतलब वी के जगह पे क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो वही पुराना तरीका, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0, इससे हमें मिल जाएगा डी बराबर प्लस माइनस 3i। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है हमारे पास वो कितना बन जाएगा, c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। ठीक, अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया हमारे पास 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ऑफ एक्स, ये तो फार्मूला है, डेफिनेशन है। अब इसके जगह पे हम लिखेंगे 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ऑफ एक्स की जगह पे हमको लिखा गया है x इंटू वी, जहाँ पे v का मान कितना है, साइन x। तो अभी जो हमने फार्मूला देखा पर्टिकुलर इंटीग्रल का, उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, x इंटू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ऑफ v प्लस डी 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 ऑफ 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ऑफ v। ये हमारे पास फार्मूला है कि अगर 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ऑफ यक्स इंटू वी निकालना है तो ये हो जाएगा यक्स इंटू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ऑफ वी प्लस डी 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 ऑफ 1 अपॉन एफ डी ऑफ वी। तो इसके हिसाब से वी को साइन एक्स लेते हुए हम क्या लिख सकते हैं, बराबर एक्स इंटू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, यानी कि डी स्क्वायर प्लस 9 ऑफ वी, वी मतलब साइन एक्स, फिर प्लस डी 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 ऑफ 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी के जगह पे डी स्क्वायर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 ऑफ वी, वी मतलब साइन एक्स। ये हो जाएगा हमारा बराबर एक्स इंटू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स के फॉर्मेट का है। तो हमने बताया इसको सॉल्व करने के लिए डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से, यानी डी स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू, ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 8 प्लस, अब 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 का डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d अपॉन माइनस डी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बराबर एक्स साइन एक्स अपॉन 8 माइनस 2 डी ऑफ साइन एक्स, डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स साइन एक्स अपॉन 8 माइनस 2 इंटू डी ऑफ साइन एक्स मतलब 2 कॉस एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही है, जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पे माइनस ए स्क्वायर रखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स साइन एक्स अपॉन 8 माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन डी स्क्वायर की जगह -1 रखना है तो 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी 64। ठीक है, तो कुल मिला जुला के हमारे पास जो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल आया उसकी वैल्यू आ गई एक्स साइन एक्स अपॉन 8 माइनस कॉस एक्स अपॉन 32। तो अगर 1 अपॉन 32 कॉमन ले लें यहाँ से 1 अपॉन 32, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हो गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका मतलब जो जनरल सोल्यूशन है, जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आना चाहिए वो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स सी एफ प्लस पी आई। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, यानी जनरल सोल्यूशन हो गया y बराबर सी एफ कितना था, c1 कॉस 3x प्लस c2 साइन 3x प्लस पी आई आ गया है हमारे पास 1 अपॉन 32 इंटू 4x साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कैपिटल X की जगह पे
एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा हो, यानी कि एक्स इंटू वी दे रखा हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ऑफ वाई बराबर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो इसका सबसे पहले ऑक्सिलरी क्वेश्चन लिखते हैं, जो कि हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल 0, यानी d प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी d बराबर -1 तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 प्लस c2 एक्स ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो गया? पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ऑफ एक्स, ये डेफिनेशन है, बराबर 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ऑफ एक्स की जगह पे ये जो केस चल रहा है उसमें x इंटू वी दिया गया है, जिसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा x इंटू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ऑफ v प्लस डी 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 ऑफ 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, और ये जो पूरे की वैल्यू आएगी ये ऑपरेट हो जाएगा v पे। तो इस बेसिस पे हम अगर सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं बराबर 1 अपॉन x इंटू, ऑब्वियसली x इंटू, इसकी वैल्यू क्या है? x इंटू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, तो x इंटू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी की जगह पे है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ऑफ v मतलब cos x। ठीक है, ये आपका किस फॉर्मेट में है? x इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू वी के फॉर्मेट में है, यानी v की जगह पे cos x है। तो ये हो जाएगा x इंटू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ऑफ v यानी cos x प्लस डी 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 ऑफ 1 अपॉन एफ डी। तो 1 अपॉन एफ डी को अब यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ये हमने लिख दिया ऑफ v मतलब cos x। तो ये कितना हो जाएगा? बराबर x इंटू, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जहाँ पे डी स्क्वायर हो वहाँ पे हम रख दें माइनस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब डी स्क्वायर की जगह पे -1 रखना है, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन 2d, cos x अपॉन 2d, क्योंकि डी स्क्वायर की जगह -1 रखने से ही ये डी स्क्वायर से 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 2d बचेगा। ठीक है, ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2d प्लस 2 अपॉन माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ cos x। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे x/2 इंटू 1 अपॉन डी ऑफ cos x। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस 2d प्लस 2 ऑफ cos x, तो 2d ऑफ cos x हो जाएगा -2 sin x प्लस 2 cos x अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास x/2 इंटू 1/d ऑफ cos x का मतलब हो गया cos x का इंटीग्रेशन, जो कि क्या हो जाएगा? sin x। ठीक है, माइनस, इसको दो पार्ट में हम तोड़ देते हैं, तो दो पार्ट में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 sin x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 2 cos x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x sin x अपॉन 2, और प्लस यहाँ भी डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर यानी कि -1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 sin x अपॉन 2d का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 4d स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 cos x अपॉन डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2d का होल स्क्वायर यानी यहाँ भी बचेगा 4d स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा x sin x अपॉन 2 प्लस 2/4 यानी कि 1/2 1/d स्क्वायर ऑफ sin x, माइनस यहाँ भी 1/2 इंटू 1/d स्क्वायर ऑफ
कॉस एक्स। तो पी आई आया है हमारे पास एक्स साइन एक्स बाई टू प्लस 1/2 इंटू 1/d स्क्वायर ऑफ साइन एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/d स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स। हमें पता है कि जो 1/d होता है वो इंटीग्रेशन को डिनोट करता है, तो इसका मतलब 1/d स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन। तो इस बिहाफ पे हमारे पास जो पी आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एक्स साइन एक्स बाई टू ऑब्वियसली प्लस 1/2 इंटू साइन एक्स का एक बार करेंगे इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स, एक बार और करेंगे तो माइनस साइन एक्स, माइनस 1/2 इंटू कॉस एक्स का एक बार करेंगे तो साइन एक्स, एक बार और करेंगे तो माइनस कॉस एक्स बराबर एक्स साइन एक्स बाई टू माइनस 1/2 साइन एक्स और प्लस 1/2 कॉस एक्स। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से साइन एक्स को कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पी आई। तो इसका मतलब जो हमारा जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन बना y बराबर सी एफ प्लस पी आई, यानी कि y बराबर सी एफ था हमारे पास C1 प्लस C2x ई पावर माइनस एक्स और प्लस पी आई है हमारे पास। अगर 1/2 को यहाँ से कॉमन ले लें तो मिलेगा हमारे पास x माइनस 1 साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमको सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई बराबर एक्स स्क्वायर साइन 2x। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई बराबर एक्स टाइप का तो है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे x का जो मान है वो इस बार x का जो मान है वो इस बार क्या है, x इंटू वी जैसा नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर साइन 2x जैसा है। अगर इसको आप ज़बरदस्ती x इंटू वी के फॉर्मेट का लिखना भी चाहें तो आपको लिखना पड़ेगा x इंटू एक्स साइन 2x। ठीक है, तो अगर इस पूरे को v मान के और वो जो फार्मूला हमने बताया अगर उसका यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो प्रोसेस होगा बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो सकता है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकता है आप बीच में उलझ जाएं, आपसे आंसर ना आए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें x इंटू वी न दे करके x की कोई पावर इंटू वी दी रहे, ठीक है, x की कोई पावर इंटू वी दी रहे, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वी हो या एक्स क्यूब इंटू वी हो या एक्स पावर m इंटू वी हो, इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक दूसरी अप्रोच होती है। ठीक है, वो दूसरी अप्रोच हम कैसे समझेंगे, उसके लिए हमको फिर से वही आइलर्स थ्योरम को फिर से एक्सप्लेन करना होगा, आइलर्स थ्योरम की बात करनी होगी हमें। ठीक है, तो आइलर्स थ्योरम हमारी क्या कहती है, ये एक्सपोनेंट को यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या करती है, रिलेट करती है। तो ये कहती है कि ई पावर आई थीटा जो होता है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आप निकाल के रख लीजिए, वो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, यानी डी बराबर प्लस माइनस आई, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना वो हमारे पास आ गया C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो डेफिनेशन है 1 फंक्शन ऑफ डी ऑफ एक्स इसके बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको इस रूप में प्रकट नहीं कर सकते, इसको ऐसा नहीं लिख सकते 1 फंक्शन ऑफ डी ऑफ एक्स इंटू वी। ठीक है, क्योंकि v लिखने में हमें उसमें भी x की पावर आ जा रही है, या यूं कह लीजिए कि ये x इंटू वी न दे करके x की कोई पावर इंटू वी दिया गया है। तो वही अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे अगर फंक्शंस आ जाते हैं तो उनका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें यूज़ होगा हमारा आइलर्स थ्योरम। ये जो आइलर्स थ्योरम है ये यहाँ पे यूज़ होगा। तो अब कुछ देर के लिए इस आइलर्स थ्योरम में हम थीटा को रिप्लेस कर देते हैं 2x से। थीटा को किससे रिप्लेस कर दिए, 2x से। तो हमारे पास मिल जाएगा e पावर 2ix इक्वल्स कॉस 2x प्लस आई साइन 2x। ठीक है, एक हम काम करते हैं,
एक्स स्क्वायर से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर 2i(x). तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस आई इंटू एक्स स्क्वायर साइन 2x। अब आप अगर ध्यान दें तो ये जो चीज़ आई है हमारे पास, ये कुछ ऐसी दिख रही, z इक्वल्स एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल्स एक्स प्लस आई वाई। तो हम जानते हैं कि x जो है वो z का रियल पार्ट होगा और y जो है वो x z का इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिख रहा है, जो कैपिटल X की जगह दिख रहा है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 2x है, यानी इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो एक्स स्क्वायर साइन 2x यहाँ पे दिख रहा है, ये असल में क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर 2i(x). तो हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए कैपिटल X की जगह पे ये लेकर के चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसमें जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारी अप्रोच होगी हर क्वेश्चन में। तो इसका मतलब जो हमारे पास पी आई आने वाला है, तो वो पी आई क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन ऑफ डी ऑफ एक्स, ये तो खैर परिभाषा है, ये हो जाएगा 1/d² प्लस 1 ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे क्या लेकर चलेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर 2i(x). ठीक है, अगर आपको याद होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/d² प्लस 1 ऑफ ई पावर 2i(x) इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो तो ये फॉर्मेट आपका किस रूप का है, ये है ई पावर ax इंटू वी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ई पावर ax को पहले रखते हैं, यानी e के पावर 2i(x) को पहले लाएंगे इंटू 1 जहाँ पे फंक्शन ऑफ d होगा उसको रिप्लेस करेंगे फंक्शन ऑफ d प्लस a से। तो a की जगह पे यहाँ 2i है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे d प्लस 2i का होल स्क्वायर, d को रिप्लेस कर दिए d प्लस a से, और प्लस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब ये बराबर हो जाएगा ई पावर 2i(x) इंटू, इसको ओपन करें तो मिलेगा हमारे पास d² माइनस 4 प्लस 4di और प्लस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिसको कि लिख सकते हैं ई पावर 2i(x) इंटू 1/d² प्लस 4i(d) और माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, तो ये पैटर्न किस फॉर्मेट में आ गया, 1 फंक्शन ऑफ डी ऑफ एक्स की पावर m जैसा। तो यहाँ पे वो वाली थियरी काम करेगी, 1 फंक्शन ऑफ डी ऑफ एक्स पावर m वाली। तो लास्ट लाइन में पी आई की हमारे पास वैल्यू आई थी ई पावर 2i(x) इंटू 1/d² प्लस 4i(d) माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमको पता है कि अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, हमें इसे 1+d या 1+ फंक्शन ऑफ d या 1- फंक्शन ऑफ d के पावर के रूप में एक्सप्रेस करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -3 को बाहर लेंगे। तो -3 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई पावर 2i(x) अपॉन 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मिल जाएगा, जब -3 कॉमन ले लेंगे तो -3 की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस d² प्लस 4i(d) अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, और ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम माइनस ई पावर 2i(x) अपॉन 3 इंटू 1 माइनस d² प्लस 4i(d) अपॉन 3 की पावर -1 ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 1 माइनस फंक्शन ऑफ d के पावर -1 जैसा बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ई पावर 2i(x) अपॉन 3। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 जब करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 1 + x + x² + x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हमको बस उतनी पावर लेनी है जितनी इस पॉलिनोमियल की डिग्री है, यानी हमको बस d² तक के कोफिशिएंट चाहिए।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4ID/3, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस एक्स हो गया, और प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म भी हमको लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें डी भी है, तो स्क्वायर करने पर उस डी का स्क्वायर आएगा, तो वो हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमको वो भी चाहिए होगा। तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4ID/3 का होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -e⁻²ix/3, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 2 प्लस 4i × d ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2x/3 प्लस इसमें क्या होगा, इसमें जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ d⁴ आएगा, और प्लस 4ID का स्क्वायर आएगा यानी डी स्क्वायर वाला कोफिशिएंट आएगा, तो वो हमारे काम का है, और प्लस 2ab जब करेंगे तो 8i × d³ आ जाएगा, जो कि हमारे काम का नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर ही है, इसका 3 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हमको बस डी स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से मतलब है, तो डी स्क्वायर के नाम पे कितना आएगा, 4ID/3 का होल स्क्वायर यानी कि -16/9 डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 2। तो कुल मिला जुला के ये वैल्यू आ गई -e⁻²ix/3 × एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8ix/3 माइनस 32/9। अब इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वही हमारा आंसर होगा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए हम e⁻²ix को फिर से आइलर्स थ्योरम के यूज से इतना लिख दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं -1/3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 प्लस 8ix/3 माइनस 32/9 इंटू कॉस 2x प्लस i साइन 2x। अब इमेजिनरी पार्ट हमें इसमें केवल ढूंढना है, इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसमें i हो हमारे पास। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जहाँ जहाँ इसमें इमेजिनरी पार्ट आएगा यानी जहाँ जहाँ i हो सकता है, बस हम केवल उसको लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दें तो -1/3 × 8ix/3 में जब cos 2x से गुणा होगा तो यहाँ पे i आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे i लिख देने जा रहे हैं, ठीक है। हमको बस केवल इमेजिनरी पार्ट से मतलब है, इसलिए हम बस उसी को हाईलाइट कर रहे हैं। तो i लिखेंगे तो देखिए एक तो आएगा -1/3 × 8x/3 यानी 8x/9 × cos 2x, एक ये टर्म होगा जिसमें i आएगा, और इसके बाद फिर i साइन 2x का इनमें जो रियल टर्म्स है उनमें गुणा होगा तो भी i आएगा, तो x² प्लस 2/3 माइनस 32/9, ठीक है। तो x² प्लस 2/3 माइनस 32/9 में जब साइन 2x से गुणा होगा तो इसमें भी i आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, तो 2/3 माइनस 32/9 का मतलब हुआ 6/9 माइनस 32/9 यानी 26/6 यानी -26/9। तो ये हो गया -1/3 इंटू x² माइनस 26/9 इंटू साइन 2x, ठीक है। तो ये वो टर्म है जिसमें i आएगा, ठीक है। तो हमें बस इमेजिनरी पार्ट चाहिए था, मतलब वो टर्म ही बताना है जिसमें i आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया 8x cos 2x/9 माइनस x² साइन 2x/3 और माइनस माइनस प्लस 26 साइन 2x/27। तो इस प्रकार से ये आ गया हमारे पास PI। तो इस प्रकार हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन बना दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हो गया y बराबर CF प्लस PI यानी कि
y बराबर सी एफ आया था हमारे पास C1 प्लस C1 cos x प्लस C2 sin x और प्लस 8x cos 2x अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 9 और प्लस 26 साइन 2x अपॉन 27। तो ये हो गया उस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको एक बार फिर से बता दें, जब भी हमें अगर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, जहाँ पे x का जो फॉर्मेट है, कैपिटल X का जो फॉर्मेट है, अगर वो x इंटू वी टाइप है, तब तो हमने जो फार्मूला बताया कि 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d ऑफ x इंटू वी बराबर x इंटू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d ऑफ v प्लस डी 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 ऑफ 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d होल ऑपरेटेड अपॉन बाई v। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जब x का मान x इंटू वी टाइप होगा। लेकिन अगर कैपिटल X का मान x इंटू वी टाइप न हो करके एक्स स्क्वायर इंटू वी या एक्स क्यूब इंटू वी या फिर x में कोई पॉलिनोमियल हो गया जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 ऑफ साइन x, इस तरीके का अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, आइलर्स थ्योरम का प्रयोग करके अगर वहाँ पे साइन वाला है तो इमेजिनरी पार्ट वाला कैलकुलेट करेंगे, अगर वहाँ पे कॉस x है, कॉस x वाला है तो उसमें रियल पार्ट कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। इस क्वेश्चन में कैपिटल X की जगह पे था एक्स स्क्वायर साइन 2x, तो एक्स स्क्वायर साइन 2x को हम बोल रहे थे इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर 2i x। अगर वहाँ पे होता एक्स स्क्वायर कॉस 2x तो हम यहाँ पे रियल पार्ट कैलकुलेट किए होते, यानी कि रियल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर 2i x। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर्स विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की जो थियरी है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, आशा करते हैं कि इसमें जितने भी केसेस हमने बताए हैं, जो जो बातें आपको बताई हैं, वो आप सब याद रखेंगे और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएँ। ठीक है, धन्यवाद।